अच्छा, रेडियस हो गया था ना। चलिए अब लिखिएगा, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ ए स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ ए स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ ए स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। बात को समझ लीजिए, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑर्बिटिंग कर रहा है। ऑर्बिटिंग मतलब घूमना होता है। बात समझ में आया? यानी न्यूक्लियस हो गया ये, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। इस घटना को ऑर्बिटिंग कहा जाता है ना। चाहे आपको मान लीजिए कि रस्सी एक में बांध दिया जाए और उस रस्सी को एक खूंटा में बांध दिया जाए, अब बोल जाए तुम गोल 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 घूमो, तो जितना दूर रस्सी होगा उतना ही दूर ना आप एरिया को कवर कर पाइएगा और गोल गोल घूम पाइएगा। तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ऑर्बिटिंग का मतलब है कि गोल गोल घूमना। बात समझ में आया? तो इसका हम लोग, सॉरी, इसमें हम लोग स्पीड निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल 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 घूमेगा तो उसका स्पीड क्या होगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब क्लियर हुआ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल घूमेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटिंग बोलते हैं। और उसी में इलेक्ट्रॉन का स्पीड निकालना होगा कि उस ऑर्बिट में जिसमें वो घूम रहा है उस समय उसका स्पीड उस ऑर्बिट में क्या है। बात समझ में आया? तो हम लोग इसका कैलकुलेशन, रेडियस का कैलकुलेशन कर चुके हैं हम लोग। तो लिखते हैं फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, फ्रॉम बोर्स postulates, from Bohr's postulates, MeVeRn is equal to NH by 2 पाई। और रेडियस का क्या लिखवाए थे, देखिए तो रेडियस का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, MeVe, रेडियस का क्या लिखे थे, h स्क्वायर बाई, बोले ना, देख रहे हैं खाली, लाइए याद भी आप लोग नहीं करिएगा। ये यहाँ पर क्या लिखे थे देख रहे हैं, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर, इसी को यहाँ लिख देना है, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर और एन स्क्वायर बाई जेड, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। और ये बराबर हो गया किसके, एन एच बाई 2 पाई के। ये है, ये आर का फॉर्मूला है जो कि पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे, प्रूफ किए थे इसको, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, ये एम ई से एम ई कट जाएगा ना। अरे भाई यहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एन है और यहाँ एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर से ये एन कट जाएगा, एक एन कट गया। ये देखिए एक एच कटा और यहां से भी एक एच कट गया, यहाँ एक पाई है, पाई कटा, यहाँ एक पाई कट गया, और ये दो दूनी 4, 2 बार में ये कट गया कि नहीं कट गया, देखिए तो सब कैंसिल हुआ। तब बचा क्या क्या इधर, वो देखिए, तो इधर बच गया Ve और यहाँ ऊपर बचा H, ये बन गया 2 पाई, Mi तो खत्म हो गया,
के ई स्क्वायर इंटू ये n बाई जेड इक्वल टू 1, इधर में 1 बच गया। अब जितना भी कांस्टेंट वाला है सबको इधर ला दीजिए, इसलिए VE स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, टोटल टर्म को इधर लाइए, तो 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच और इंटू जेड बाई एन, उल्टा हो जाएगा, जेड बाई एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया, ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। अब कहिएगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा, इसके लिए हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, डाटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें डाटा हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन किया हुआ रहेगा। बात समझ में आया? तो इस चीज को पहले समझिए। बोर्स का पोस्टुलेट था एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जो कि 5th नंबर पोस्टुलेट था बोर का। हमने क्या किया यहाँ पर आर एन का स्पीड मतलब रेडियस जो ऑर्बिट का होता है फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पर रख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और इधर एन एच बाई 2 पाई, सब कैंसिल होकर के ये बना, और यहाँ से हमने स्पीड निकाल लिया। अब हम लोग ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और पूछ दिया कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के स्पीड निकालने का है, और आप अगर इसको सही ढंग से याद नहीं किए हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्या करेगा कि ऑप्शन ए में डाल देगा ई स्क्वायर, ऑप्शन बी में ई डाल देगा, ई स्क्वायर हटा देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ई डाल देगा। कहीं पर क्या करेगा कि के गायब कर देगा, कहीं पर के स्क्वायर कर देगा। अब ये अगर सही ढंग से जिसको याद नहीं होगा उसके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पता नहीं चला कि कौन ऑप्शन सही है इसका। बात समझ में? तो इसलिए इसको आपको याद कर लेना होगा। अब आप एक चीज देखिए, अब यहाँ पर हम लोग डाटा वाला लिखते हैं, जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए होगा, स्पेशली क्या करेंगे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है v इक्वल टू 2.188 इंटू 10 का पावर 6 इंटू जेड बाई एन, ये मीटर पर सेकेंड यूनिट में आएगा फॉर्मूला। ये डायरेक्ट आप यहां रखेंगे, जेड और एन, आंसर आ जाएगा। नोट करिए जल्दी। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट में रखेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिख भी देते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है ये, और ये मीटर पर सेकेंड में रहेगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आया 2.188 इंटू 10 का पावर 6। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा। तो बहुत बड़ा कुछ चीज नहीं है जी, सिंपल है। जो अगर आर पाता है तो आर आप यहाँ रखिए, कैलकुलेट करिए, भी निकल जाएगा। और आर हमको बता ही दिया, प्रूफ कर दिया आप लोगों को। आर का वैल्यू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई इंटू ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। मिटाएं इसको इधर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे हाइड्रोजन एटम एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल हमने लिया फॉर एच एटम, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम जिसका जेड कितना होता है, 1 होता है। अब पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट में रेडियस ये स्पीड बताइए इलेक्ट्रॉन का। तब v1 निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे है
2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड हो गया 1 और एन हो गया 1। देखिए तो 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड रह गया कि नहीं रह गया? ठीक है। n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड क्या हो सकता है? तो 2.188 इंटू 10⁶ इंटू जेड हो गया 1 और n हो गया 2। देखिए तो ये डाटा v1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये v1/2 होगा। यानी जितना स्पीड पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का है उसका आधा स्पीड हो जाएगा दूसरा ऑर्बिट में, हो जाएगा ना? देख लो यहाँ पर n कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम लिख देते हैं n इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट के बाद, तो बताइए तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना हो जाएगा? तो v3 इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू 1/3 मतलब v1/3 हो जाएगा। ये v1/3 हो जाएगा। n इक्वल टू 4 v4 इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? ये v1/4 हो जाएगा ना? नोट करिए इसको। n इक्वल टू 5 v5 इक्वल टू 2.188 10⁶ इंटू 1/5 मतलब ये v1/5 हो जाएगा। नोट करिए जल्दी फटाफट इसको। हो गया? मिटा ना इसको। चलिए अब आप लोग बना दीजिए हीलियम प्लस आयन के लिए। हीलियम प्लस आयन जिसका जेड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जेड इसका 2 हो जाएगा। जेड इसका 2, तो सेम चीज कुछ नहीं करना है जी, खाली एन और जेड की जगह पर 2 रखते जाना है बस। ठीक है। यहाँ पे जैसा कि जेड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, n1 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। यहाँ पर दूसरा वाला में देखिए एन भी 2 और जेड भी 2, तो ये देखिए आ गया कितना? 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तीसरा वाला में क्या होगा कि n हो गया 3 या z हो गया 2। सॉल्व कर देना।
ये हो जाएगा 4.376 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसमें भाग दिए 3 से, ये हो जाएगा 1.458 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 1.094 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा 0.8752 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद अपना भाग करिएगा तो यानी हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस में ये काम हम लोग करेंगे। हो गया। अब आप लोग लिथियम 2 प्लस वाला बनाइए जल्दी। लिथियम 2 प्लस यहाँ करिए। Li2 प्लस आयन, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, Z=3। जल्दी कैलकुलेट करिए। यहाँ पर Z अब आपको पता चल जाना चाहिए कितना रहेगा? 3 रहेगा। Z को 3 रख देना है। 3 3 3 3 और कैलकुलेट करते हैं हम। ये हो गया 6.564 इंटू 10⁶। ये हो जाएगा। इसमें भाग दिए 2 से, ये 3.282 हो जाएगा। इसमें भाग दिए 3 से 2 पॉइंट नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा सब। ये तो हो जाएगा कैंसिल होकर के 2.188 ही आ जाएगा। इसमें भाग दिए 4 से 1.641 1.3128 ये आता जाएगा आपका। और एक चीज आप यहाँ पर देखें कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे ऑर्बिट का संख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का स्पीड घटते जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और एक और यहाँ पर बात देखें, ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो हीलियम प्लस के दूसरा ऑर्बिट में है, सेम है। वही देखिए लिथियम 2 प्लस के तीसरा ऑर्बिट में है। मिलाकर देख लीजिए, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट का स्पीड, हीलियम के दूसरे ऑर्बिट का स्पीड और लिथियम 2 प्लस के तीसरे ऑर्बिट का स्पीड इलेक्ट्रॉन का क्या है? सेम है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा।
तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वही स्पीड हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में है और वही स्पीड लिथियम 2+ आयन के थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो यही एकमात्र सोर्स, एकमात्र फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी एटम, मतलब ये तीन जो एटम हमने लिखवाया जिसमें एक हाइड्रोजन, एक हीलियम प्लस और एक लिथियम 2+, इसी में ये कैलकुलेशन किया जा सकता है क्योंकि यही यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। और पिछले क्लास में हमने बताया भी था कि ये जो थ्योरी इतना हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही लागू होगा, ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लागू नहीं होगा। और हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो जन्मजात क्या है जी, यूनी इलेक्ट्रॉनिक है, बाई बर्थ यूनी इलेक्ट्रॉनिक है। बात समझ में? बाकी जो हीलियम प्लस और लिथियम 2+ है इसको तो हम लोग बना दिए हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके। लेकिन सारे एटम से आप चाहिए कि सारा एटम को हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक बना दें, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है उन सबको यूनी इलेक्ट्रॉनिक बना दें, तो ये संभव नहीं है, नहीं बना सकते हैं आप। बात समझ में आया? तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं, वो देखिए। मिटा इसको, हो गया पूरा, लिख लिए तो चल। लिखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट डिफरेंस इन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन टू सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। यानी हीलियम प्लस आयन के तीसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है और छठा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड है उसमें अंतर बताइए कितना है, डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो पहला इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि पहले E6 ये V6 निकालते हैं हीलियम प्लस। तो अभी फॉर्मूला आपके सामने है 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू जेड हो गया 2, यही ना, और एन हो गया 6, तो 2 तिया 6, भाग दीजिए, इसमें कितना आ रहा है देखिए भाग दे करके। और फिर आप बनाएंगे V3 हीलियम प्लस, तो 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू ये हो जाएगा आपका 2/3। जल्दी से इसका स्पीड कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2.188 में भाग दिए 3 से, ये आ गया आपका 0.73 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि इसमें इंटू 2 किए तब भाग दिए 3 से, ये हो जाएगा 1.458 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, डेल्टा V इक्वल टू V3 हीलियम प्लस माइनस V6 हीलियम प्लस। V3 हो गया 1.458 इंटू 10⁻6 माइनस 0.73 इंटू 10⁻6। देखिए तो कितना आया घटा के इसमें से, ये आ जाएगा, हाँ सेम आ जाएगा 0.73 इंटू 10⁻6। ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा।
यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। छठा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम है और तीसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड उसका दोगुना है, ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये आ जाएगा। हो गया, लिख लिए। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिएगा, हाउ मेनी टाइम ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium 2 plus ion is greater than is greater than fourth orbit of lithium 2 plus ion। सॉल्यूशन इसका करिए। का सॉल्यूशन करिए। तो रेशियो आप ले सकते हैं, जैसे भी V2 हीलियम प्लस बाई V4 हीलियम प्लस, ये हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/N। जेड हो गया हीलियम का कितना, हीलियम लिथियम, लिथियम Li2 प्लस है, ये हो जाएगा कितना 3 ना, 3/2। ये हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू, ये हो जाएगा 3/4। अब आप देख सकते हैं ये हो गया 3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी का 4, 2 हो गया। यानी दूसरा ऑर्बिट में जो लिथियम के दूसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा वो 2 टाइम्स बड़ा होगा किससे, चौथा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा लिथियम 2 प्लस में उससे। यानी लिथियम 2 प्लस आयन के दूसरा ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा और जो चौथा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा उसका अंतर दोगुना का दिखाई देगा, ये दोगुना होगा V2 V4। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत डेप्थ में जा चुका है, ये सब चीज जो है नीट और जेईई में पूछा जाता है। इसको
चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन frequency, calculation of frequency and time period of orbiting electron. डाल दीजिए, calculation of frequency and time period of orbiting electron. Calculation of frequency and time period of orbiting electron. जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो जरा सा गौर करना, ये एक एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है v स्पीड से, मास इसका me है और डिस्टेंस इसका rn है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी होता क्या। तो जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और जब इससे एनर्जी पास हुआ तो ये जो है ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, फिर अपने पोजीशन पर आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट साइकिल कहा जाता है, और ये एक कंप्लीट वेव को दर्शाता है। बात सुना, हम क्या बोले, एक पॉइंट जो फिक्स है, मतलब कि जो ऐसा है ये है, और इससे एक एनर्जी पास हुआ। जब एनर्जी पास होगा तो ये वाइब्रेट करेगा, और तब ये ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ जाएगा, फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट साइकिल या वन कंप्लीट वेव कहा जाता है। बात समझ में? और ये काम इतना फास्ट होगा ना, यानी एक सेकंड में मान लीजिए कि ये वाला काम जो है 4000 बार हो गया, तो मतलब उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4000। बात समझ में? मतलब हमारा कहने का सीधा अर्थ है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गोल गोल घूमेगा, तो मान लीजिए कि इस पोजीशन से ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया और ये पूरा यहाँ घूम कर आया, अपने पोजीशन पर फिर आ गया, तो इसको एक कंप्लीट साइकिल या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कहेंगे। यही एक वेव के बराबर होगा, और ये काम एक सेकंड में पर सेकंड जितना बार होगा वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। बात समझ आया? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि 2 पाई RN, ये इसका क्या है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है इसका सर्कल का। तो ये 2 पाई RN डिस्टेंस जो है, ये 2 पाई RN डिस्टेंस, 2 पाई RN डिस्टेंस कितना के बराबर हो गया, 1 वेव के बराबर हो गया। इसलिए 1 डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 पाई RN वेव के, और इसलिए क्या हो जाएगा, v डिस्टेंस, v डिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, तो v/2 पाई RN वेव। कहोगे सर स्पीड कब से डिस्टेंस हो गया, आप v डिस्टेंस लिख दिए। तो स्पीड को डिस्टेंस आप बोल सकते हैं, स्पीड ही डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि राजधानी का स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा कोई उसको बोल दिया कि राजधानी 1 घंटा में 100 किलोमीटर जाती है, तो दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। दोनों स्पीड को ही दर्शा रहा है, बस कहने का केवल अंतर है। एक आदमी सीधे बोल दिया कि स्पीड ऑफ राजधानी ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर, और एक आदमी बोला कि राजधानी 1 घंटा में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तय करती है। बात समझ आया? वही बात है, फ्रीक्वेंसी में टाइम फिक्स होता है, और जब टाइम फिक्स हो गया तो स्पीड ही क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बात समझ आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू VE/2 पाई
एन, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करिए पहले इसको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, वी और आर एन को यहाँ रखेंगे, तब फॉर्मूला है। नोट करिए इसको। या इसको, अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, अब ये आप देखेंगे, ये ये हो गया 2, सॉरी, ये हो गया VE बाई 2 पाई RN। तो V हो जाएगा कितना, 2 पाई KE² बाई H इंटू Z/N। और ये देखिए 2 पाई RN कितना हो जाएगा, H² बाई 4 पाई² KME इंटू E² इंटू N² बाई Z। इन फिर फॉर्मूला है रेडियस का। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको मिल गया, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। अब इसका कैलकुलेशन कर देना, कितना आएगा कैलकुलेशन करने के बाद तो देख लीजिए। ये हो जाएगा 1 पाई से 1 पाई कट गया, और 2 दूनी के 4। अब ये सब ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई² K² ME E⁴ बाई HQ, ये पूरा हो गया। ये हो जाएगा Z² बाई NQ, ये आ जाएगा फॉर्मूला। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई² K², के दोनों में है ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E⁴ बाई HQ इंटू Z²बाई NQ। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला। और इसी के अपोजिट होगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो 1 बाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, T इक्वल टू, ये हो जाएगा HQ/4 पाई² ME E⁴ इंटू NQ/Z², हो जाएगा ना, NQ/Z²। देख लीजिए उल्टा हो गया, ये हो टाइम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नोट करिए इसको फटाफट, नोट करिए, तब डाटा वाला लिखते हैं।
हो गया। हो गया। चलिए अब देखिए, अब इसका डाटा वाला लिखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी न्यू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू VE बाई 2 पाई RN। तो डाटा वाला फॉर्मूला का यूज करिए। V के जगह पर रखिए 2.188, ठीक है। 2.188 इंटू 10⁶ इंटू Z/N, और ये हो जाएगा 2 पाई, और RN के जगह पर कितना रखिएगा, तो 0. इसको हम पाई को लेते हैं ऐसे 3.141 इंटू 0.529। इसको एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में चेंज कर लीजिए, 10⁻⁻10 से गुना कर दीजिए, मीटर में हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेट जब करिएगा तो 10⁻16 हो गया, 10⁻16 इंटू ये हो जाएगा कितना, Z² बाई NQ। इसको अब केवल सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.141 इंटू 0.529। ये आ जाएगा आपका 2.188 बाई 3.323 है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 2.188 में भाग दे दीजिए 3.322। ये आ जाएगा, देखिए 0.658 इंटू 10⁻16 इंटू Z² बाई NQ। और एक चीज जरा गौर करिए, इस दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव हटाइएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बीच में ला दिया 6.58 इंटू 10⁻15 हो जाएगा, और Z² बाई NQ। तो सीधा फॉर्मूला आपको मिल गया, न्यू इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा फॉर्मूला 6.58 इंटू 10⁻15 इंटू Z²बाई NQ। ये हो जाएगा पर सेकंड में हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और इस चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है जी, बहुत भयानक भयानक एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और इसी का उल्टा कर दीजिए टाइम पीरियड, तो 1/6.58 इंटू 10⁻15 इंटू Z²बाई NQ। और ये सेकंड
ये तुम्हारा हो जाएगा 10 का पावर -15, तो उसको 1 में भाग दें। ये हो जाएगा आपका 1.52 इंटू 10 का पावर -16 NQ/Z², ये आ जाएगा। ये आ जाएगा, यानी टी इक्वल टू टाइम पीरियड हो गया 0.52 10 का पावर -16 NQ/Z²। ये हो गया इम्पोर्टेंट फार्मूला। दो फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का दो फार्मूला डाटा बेस्ड हो गया, और दूसरा हो गया सिंबल वाला। जल्दी नोट करिए। हो गया, इधर मिटाइए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल आपका होगा जैसे फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर H एटम n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फ्रीक्वेंसी ν1 कितना हो जाएगा, तो 6.58 इंटू 10⁻15, और z हो गया 1 का स्क्वायर बाई 1 का क्यूब, मतलब 6.58 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड आंसर। n इज, अब यहाँ पर टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t1 कितना हो जाएगा, तो 1.52 इंटू 10⁻16 और 1 का क्यूब बाई 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻16 सेकेंड। अब देखिए n इक्वल टू 2 में ν2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.58 इंटू 10⁻15 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 का क्यूब, मतलब ये ν1/8 हो जाएगा, ν1/8 हो जाएगा। और t1 हो गया 1.52 इंटू 10⁻16 और 2 का क्यूब बाई 1 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 8 t1 के बराबर हो जाएगा। n इक्वल टू 3,
तो न्यू 3 हो जाएगा 6.58 इंटू 10 का पावर 15 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का क्यू, ये हो जाएगा न्यू 1 बाई 27। तो ये T3 हो जाएगा 1.52 इंटू 10 का पावर -16 इंटू 3 का क्यू बाई 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 T1 के बराबर। नोट करिए इसको। हो गया। हो गया। मिटाएं। मिटाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग है ना, चलिए अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो वहां पे कितना उसका एनर्जी होता है। ये एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एसपी, ये एनर्जी कितना होगा। ये जेडी चार्ज न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज हो गया तो ये एमई मास हो गया इसका। अब जरा देखिए, तो यहाँ पर दो टाइप का एनर्जी होगा। एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, तो 1/2 MEV², 1/2 MV² हो जाएगा। और MV² का वैल्यू हम लिखवाए हैं जब रेडियस का कैलकुलेशन करा रहे थे, वहां लिखे थे हम MV², 1/2
और ये लिखे थे के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, याद करो, देख सकते हो पेज उलट करके। एम बी स्क्वायर जहां पर हम लिखे थे के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, मतलब ये था एम ई भी ई स्क्वायर, जहां सेंट्रीपिटल फोर्स का बात किए थे, के जे डी स्क्वायर बाई। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखे थे कि ये 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद करिए, वो आर स्क्वायर फोर्स में होता है, एनर्जी में आर रहता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो उसी को लिखते हैं के माइनस, ये हो गया था माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, फॉर्मूला आ गया था, यही वाला है, बस केवल यहाँ नेगेटिव साइन आ गया था, माइनस के जे डी आर एन स्क्वायर आर एन। अब ये क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 के जे डी स्क्वायर बाई आर एन। तो देखो, तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1/2 के जे डी स्क्वायर बाई आर, जल्दी नोट करिए पहले। ऊपर मिटाते हैं ये, अब जरा सा देख लेंगे, टोटल एनर्जी को हम लोग ई एन से दिखाएंगे, तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू, जरा ध्यान देंगे, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये 1/2, ये वाला फॉर्मूला, निगेटिव साइन को हटा दें, देखो तो ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो निगेटिव साइन के साथ अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में नेगेटिव पोर्शन होगा, मतलब कि ये ई एन इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी होगा। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में कंपेयर करें, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी यही है, अब 1/2 को अगर हटा दें, यहां से 1/2 को अगर हटा दिया जाए, तो ये इसी के जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाई कितना लिख दे, बोलो 2 लिख दे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी हो जाएगा। नोट करिए जल्दी, अब ये अलग अलग नहीं करना है, अब सीधा देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी ई एन इक्वल टू फॉर्मूला हो गया -1/2 के जे डी स्क्वायर बाई आर एन, और इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -1/2 एम ई भी ई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, के जे डी स्क्वायर बाई आर एन ही क्या है, एम बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी रख दीजिए, भी का फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिएगा -1/2 एम ई, और ये हो जाएगा 2 के ई स्क्वायर, 2 के ई स्क्वायर बाई एच,
2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरा। अब यहां से आप देखोगे कि ये जो है क्या होगा कि स्क्वायर कर लीजिए इसका, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 me, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई का पावर 4 बाई एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये 2 दूनी के 4 कट जाएगा 2 बार में, तो सीधा आ गया -2 पाई स्क्वायर एम ई इंटू के स्क्वायर इंटू ई का पावर 4 बाई एच स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, और ये हो गया जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। नोट करिए जल्दी फटाफट फॉर्मूला, नोट करिए जल्दी। यही एक बड़ा वैल्यू आया 2 पाई स्क्वायर एम ई के स्क्वायर ई का पावर 4, ई का पावर 4 ऊपर वाला मिटा है, तो इसलिए डाटा वाला ये सिंबल वाला फॉर्मूला हो गया -2 पाई स्क्वायर एम ई के स्क्वायर ई का पावर 4 बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आ गया सिंबॉलिक फॉर्मूला। और डाटा वाला फॉर्मूला जो होगा ये हो जाएगा -21.79 गुना 10 का पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये जूल में आ गया। इससे आप क्वेश्चन सीधे बना सकते हैं जूल में, -21.79 गुना 10 का पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। ये नीचे मिटा दे बहुत। ये एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब क्या होता है। और फिर हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन का कलेक्शन हम लाएंगे, वो आप लोग कराएंगे। अब इस पे इतना पढ़ा दिया है कि लगभग क्वेश्चन जो होगा आप इस थ्योरी पे बना सकते हैं। अगला क्लास समझिए कि पूरा न्यूमेरिकल ही होगा, न्यूमेरिकल पूरा अच्छा न्यूमेरिकल नीट और जेई का जो पूछा हुआ है, ताकि ये फील हो जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं। मिटाएं इसको, बोलिए। ऊपर वाला नहीं मिटाएंगे। चलिए, और एक इसका डाटा है, डाटा वाला En इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जी, इसको खूब यूज किया जाता है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम जिसका Z1 है, तो n इक्वल टू 1 में पहला ऑर्बिट में E1 अगर आप निकालते हो तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अगर दूसरा ऑर्बिट में आप निकालते हैं E2, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, मतलब
E1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलिए हो जाएगा n इक्वल टू 3 E3 माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर मतलब E1 बाई 9 हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो E4 इक्वल टू माइनस 13.6 फॉर्मूला आपके पास है बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है फॉर्मूला याद रखना है सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा E1 बाई 16 तो ये तरीका। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अगला क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल केवल न्यूमेरिकल पूरा पढ़ा बनाएंगे आईआईटी और नीट का